हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएचएल में। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल हम वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है 500 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर एक बड़ा सीरीज हमने निकाला है कि 500 क्वेश्चन उसमें कराएंगे। और आज हम जो रिलीज कर रहे हैं वो पार्ट 4 आपको रिलीज कर रहे हैं। तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसकी वजह से हम क्लासेस देख रहे हैं तो उसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसको जरूर देखना है कि टीएसएल ने एक स्पेशल बैच शुरू किया है। जो बैच स्टार्ट होगा आपके 20 सितंबर से 20 सितंबर से बैच नंबर 8 होगा। इस बैच की एक स्पेशल खासियत यह है कि ये बैच स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर एज ए स्टाफ नर्स किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 6 घंटे की जो एक रेगुलर कोचिंग होती है, एक टिपिकल कोचिंग होती है जिसकी 6 घंटे की क्लासेज को वो रिकॉल कर सके, मेमोराइज कर सके और पूरी तरीके से क्लास ले सके। उनके लिए ये बैच निकाला है कम ड्यूरेशन का कि 4 बजे से 7:30 बजे तक डेली लाइव क्लास होगी और ये सेम ही क्लास 1 ईयर के लिए सेव रहेगी जिससे स्टूडेंट को पूरा फायदा मिल सके। हाँ, एक चीज जरूर है, इस बैच की ड्यूरेशन और बैचों की तुलना में 1-1.5 महीने ज्यादा होगी। अप्रोक्सीमेटली 7 मंथ इसको कंप्लीट करने में हमको लगेंगे। बट सभी की सब लाइव क्लास होगी, वही क्लास सेव रहेगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। 20, 21, 22 3 तारीख 3 दिन की डेमो क्लासेज होगी और उसके बाद प्रॉपर कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट को अच्छी लगती है वो डेमो क्लास के बाद में कंप्लीट ज्वाइन कर सकता है। बाकी डेमो में जो भी फीस लगेगी वो वापस रिफंड आपको कर दी जाएगी यदि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना है। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, कि स्किन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऐसा कलर पिगमेंट कौन सा है जो स्किन को कलर देता है। ठीक है, डार्क कलर देता है, स्पेशली ये पूछना चाहता है। मेलेटोनिन एक तरह का हार्मोन है, ऑप्शन ए में दे रखा है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन एक तरह का हार्मोन है और जो कहां से सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां होती है, ब्रेन। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। ठीक, तो ये करता क्या है इसके काम देख लेते हैं। तो पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक, जो बॉडी को कब उठना है कब सोना है, ठीक है, वो वाली क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर आप कह सकते हो सर्कार्डियन रिदम। सर्कार्डियन रिदम मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन सा, आपके मेलेटोनिन। एचबी की बात करें, एचबी में दो चीजों से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन। एक आपके प्रोडक्ट है हीम, दूसरा है ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो हीम होता है इट इज कलर पिगमेंट और ये देता है रेड कलर। ब्लड को कौन सा कलर देता है, रेड कलर ब्लड को देता है। तीसरी बात करते हैं मेलेनिन की। तो मेलेनिन आपके स्किन की बात करें तो एपिडर्मिस, ठीक है, स्किन की एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। और जो कौन सी सेल्स आपके इसको प्रेजेंट करती है, तो मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करती है, मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स। ठीक है, ये, और इसकी वजह से स्किन का कैसा होता है, डार्क कलर होता है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा कलर पिगमेंट है, तो कौन सा है, मेलेनिन कलर पिगमेंट आपके। दूसरी बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्लियर कट पूछा है कि विच इज नोन एज चीक बोन। ठीक है, डायग्राम भी आपको दिखाया हुआ है जो देख के आप पता लगा सको कि चीक बोन कौन सी है। तो चीक बोन कौन सी है, ये आपके ग्रीन कलर में जो बोन दिखा रखी है जाइगोमेटिक। ठीक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, टोटल 2 है। ठीक है, तो जाइगोमेटिक बोन को क्या बोलते हैं, हम चीक बोन बोलते हैं। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि टोटल फेशियल बोन कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, आप इनको काउंट करोगे 14 बोने हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें कि इनमें से जो भी फेस की बोन है इसमें से मोबाइल कौन सी होती है, तो मैंडिबल, जो लोअर जो बनाती है। ठीक है, जो मैंडिबल लोअर जो बनाती है वो मोबाइल होती है, मूवेबल होती है, इससे हम च्यूइंग वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से इस बात को समझना है। क्वेश्चन में लिखा है विच प्रिवेंट रीगर्जिटेशन,
ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू ईसोफेगस, स्टमक से ईसोफेगस की तरफ बैक फ्लो ना हो खाने का, उसको कौन प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए है कार्डियक स्फिंक्टर, ऑप्शन बी है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ऑप्शन सी है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिए ऑफिसर, कौन सा आपके हिसाब से आंसर लगाने की सोचिए, पॉज करके आंसर सोचिए एक बार वीडियो को। तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इधर देखिए ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, ये डायग्राम में क्लियर कट बना हुआ है कि ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है, इसकी बॉडी है, ये फंडस है, ठीक है, और यहां से इंटेस्टाइन शुरू हो जा रही है, ड्यूडेनम, ठीक है। तो जहां से ईसोफेगस, स्मॉल ईसोफेगस आपके स्टमक में ओपन होती है, वहां पे एक स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर या फिर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है किसको? बैक फ्लो ना हो फूड का, कहां से कहां तक? आपका स्टमक से ईसोफेगस की तरफ ना हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, सी से कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। दूसरी बात भी देख लेते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर का होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे लोअर एंड ऑफ स्टमक, ठीक है, जो किस किस को कनेक्ट करता है? स्टमक की बॉडी को, ठीक है, जो एंट्रम पार्ट है उसको मेनली, और ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? ए करेक्ट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन आप ठीक से देखना, देखिए, विच इज कोज्ड बाई स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए जब भी ऐसी कोई बात आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो आपको ये एक चीज समझना है कि इसको फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट वाला। तो आप सोचिए कि या तो लड़ना है या फिर भाग जाना है, तो वैसी कोई कंडीशन आने वाली। तो मान लो ये आप हो, ठीक है, यहाँ आपको कोई हिंसक जानवर आपको खाने के लिए भाग रहा है, ठीक है, ये जानवर है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये जानवर ये खाने के लिए भाग रहा है, खाई जाना है इसने आपको, ठीक। तो आप अब इसके लिए क्या क्या करोगे? कौन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दोगे, किसको क्या चीज? तो ये आपको छोटी सी इमेज ध्यान में रखनी है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के करीब करीब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप सोचिए एक कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहे हैं और आप क्या करेंगे? हार्ट रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, नहीं ऑक्सीजनेट नहीं होगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, फंक्शन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा मसल्स का, कैसे करोगे? तो ये तो इंक्रीज होता है रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा सिंपैथेटिक में नहीं होता है? इंक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलेट होता है देखने को मिलता है। डिक्रीज पेरास्टालसिस, आप सोचिए पेरास्टालसिक मूवमेंट होना मतलब डाइजेशन वाला काम का या फूड को आगे मूवमेंट कराने वाला का। अब जब बॉडी फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में, इमरजेंसी कंडीशंस में, तो वहां पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो बताइए कि इंक्रीज पेरास्टालसिस जरूरी है क्या? नहीं है। तो पेरास्टालसिस क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। हाँ बिल्कुल सही है, ए बी और सी तीनों के तीनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है तो प्रेजेंट होता है। इंक्रीज सलाइवेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा का सारा स्लो डाउन हो जाएगा, सलाइवेशन कम होगा, ठीक है, क्या होगा? सलाइवेशन कम होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी स्टिमुलेट होगा सलाइवेशन कम होगा। तो क्या होगा? कौन सा नहीं है? डी आंसर आपके आएगा कि डी नहीं है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि डी नहीं है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट ये देखिए, विच इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं सेल की? तो दो आपके सामने ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, या फिर राइबोसोम्स या गोल्जी एपरेट। सोच के जवाब देना है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपके ग्लाइकोलाइसिस मेनली देखने को मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलता है, यहां पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब क्या? एनर्जी प्रोडक्शन, मेनली क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, आपको भी पता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने उनके सबकी कोडिंग वगैरह होती है वो डीएनए के अंदर है, तो डीएनए होता है। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम क्या कराते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो सोचिए कि कौन सा आंसर इस पे होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। क्या पूछा है? प्रोटीन फैक्ट्री पूछा है। क्या पूछा है? प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स पे होता है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे लोग कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेट बिल्कुल होता है। कौन से में होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं
और राइबोसोम में ही मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान से समझना है। नंबर ऑफ लोब्स प्रेजेंट इन राइट लंग, ठीक है, कि राइट लंग में कितने लोब प्रेजेंट हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसको भी गलत कर देते हैं कई बार, हम जब बहुत जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं तो इसको भी गलत कर देते हैं। तो सोचो राइट लंग में कितने लोब है? करेक्ट आंसर है 3। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इससे मैंने और भी क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है 3। तो ये देखिए, ये आपके सामने लोब बना है। ठीक है, राइट लंग, ये आपके विंड पाइप बोले तो ट्रेकिया, ये राइट और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो शॉर्ट होती है बट वाइड होती है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग होती है, लेफ्ट वाली बट नैरो होती है, नैरो होती है। राइट की बात करें तो ये लंग क्या होता है? वाइड होता है, बट लेफ्ट वाला लॉन्ग होता है। लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं और इसके अंदर 3 लोब होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब, 3 लोब है। ठीक है, ये 2 फीचर है जो इसको अलग अलग करते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब। तो राइट वाले में होते हैं 3 लोब। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है और देख के बताना है कि विच फीचर सेपरेट मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग। हमने देखा कि 3 लोब है राइट लंग में, कौन कौन से हैं? 3 लोब कौन कौन से हैं? सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल लोब। इनमें से कौन से फीचर इंफीरियर और मिडल लोब को सेपरेट करती? इंफीरियर और मिडल लोब को सेपरेट करती। ठीक है, इमेज के सामने मैं खड़ा हूं इसलिए दिख नहीं रहा होगा, आप सोचो ऑब्लिक फीचर, हॉरिजॉन्टल फीचर, कैराइना या फिर ये। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने राइट लोब है। राइट लोब में देखो, एक तो ये फीचर है, ठीक है, एक ये फीचर, 2 फीचर है, फीचर मतलब दरार। ये आपके सुपीरियर लोब है, ये मिडल लोब है, ये इंफीरियर लोब है। तो मिडल लोब को सुपीरियर से अलग कर रही है कौन सी? ये हॉरिजॉन्टल फीचर। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल फीचर। और ये आपके है ये कौन सी? ऑब्लिक फीचर। ठीक है, तो ऑब्लिक फीचर यहां पे आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑब्लिक फीचर, क्योंकि क्या पूछा है? मिडल एंड इंफीरियर लोब। कैराइना क्या है? जहां से ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, बाइफरगेट हो रही है 2 पार्ट्स में, इसको बोलते हैं कैराइना। ठीक है, यहां से कैराइना, ध्यान रखना ऑफिसर, कैराइना से 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव क्या होना चाहिए? एंड ऑफ ईटी ट्यूब। क्या होना चाहिए? एंड ऑफ ईटी ट्यूब 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव तक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, हाँ जी, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? तो सीधा सीधा आंसर आएगा आईजीजी, साइज में बहुत छोटी होने की वजह से। ठीक है, तो आईजीजी क्या कर सकती है? कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ट्रांसप्लेसेंटल रूट से बच्चे तक जा सकती है, तो फीटस के अंदर चली जाएगी। फीटस को कौन सी इम्यूनिटी देगी? नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रख लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछा। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेचुरली गई है, ठीक है, बट एक्वायर्ड है। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यदि एंटीजन खुद आए, एंटीजन आए और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाए तो एक्टिव बोलते हैं, नहीं तो पैसिव। ठीक है, तो फीटस की बॉडी ने कुछ भी नहीं किया। यहां पे आईजीएम की बात करें तो आईजीएम कोई भी इंफेक्शन होता है उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स देती है आईजीएम, उसके बाद में आईजीजी भी रिस्पॉन्स देने लगती है। आईजीए की बात करें तो आईजीए ब्लड में भी प्रेजेंट होती है और बॉडी सीक्रेशंस में भी प्रेजेंट है, बट ये मेनली किस में प्रेजेंट होती है? बॉडी सीक्रेशंस में प्रेजेंट होती है आईजीए। ठीक है, आईजीई की बात करें, आईजीई टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, याद रख लेना ऑफिसर, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में प्रेजेंट होती है आईजीई।
ठीक है, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में प्रेजेंट है आईजीई, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे एक्जिमा हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है, ये सब टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल है। आईजीई मेनली इनकी एफिनिटी होती है किसके साथ, मास्ट सेल के साथ, ठीक है, एंड बेजोफिल्स के साथ। ठीक है, तो इसमें ये ज्यादा प्रेजेंट होती है, मतलब अटैच्ड होती है इससे, ठीक है, इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका डी इसमें। ठीक है, ये सारे की सारी डिटेल्स बताइए, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान से समझना। विच इज लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ बॉडी, कि लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है बॉडी का, ध्यान से समझिए। क्या ये शोल्डर ज्वाइंट है क्या, हिप ज्वाइंट है क्या, नी ज्वाइंट है क्या, एल्बो ज्वाइंट है? इसमें भी गलती हो जाती है, और स्टेट नर्सिंग, स्टेट जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं। तो विच इज लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ बॉडी, तो कौन सा है, नी ज्वाइंट इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है, नी ज्वाइंट इसका करेक्ट आंसर है, नी ज्वाइंट। और कौन से टाइप का ज्वाइंट है नी ज्वाइंट, तो इट इज दी साइनोवियल ज्वाइंट। कौन सा है, साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ठीक है, तो ऑफिसर ये कुछ आपको चीजें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए 61 में, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर इज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर इज, क्या एब्डोमिनल ऑर्गन है, क्या पेल्विक ऑर्गन है, क्या पेल्विक ऑर्गन है और हार्ड है, या इनमें से कोई नहीं? सोचिए, आपको पता है नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर कौन सा ऑर्गन होगा, नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर कौन सा ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन है, और नॉन पेल्पेबल होता है, नॉर्मली नॉन पेल्पेबल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, नॉन पेल्पेबल सॉफ्ट है, हार्ड तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो आप सोचिए कि हम यहां पे क्या बात करने जा रहे हैं कि डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लड, जब ये डिस्टेंड होती है तो कौन सा ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन में कन्वर्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, इसमें करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरी बात करते हैं इसकी, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। हाँ जी, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम, सोचिए कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो ज्यादातर चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है ना वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। सोचिए पानी का लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बहुत सारी चीजें, बट यहां पूछा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, किसका होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का होता है डाइजेशन कहां से स्टार्ट, स्टार्ट माउथ से। कौन सा एंजाइम, आपके टाइलिन, टाइलिन एंजाइम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेलाइवरी अमाइलेज, जो लार में प्रेजेंट होता है अमाइलेज, ये आपके क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एक पेशेंट है या कोई एक पर्सन है जो ब्रेड को काफी देर तक चबा रहा है और उसको स्वीट टेस्ट लग रहा है, तो यहां पे किस चीज का डाइजेशन हुआ है? ठीक है, तो वो एक्चुअल में रीजन यही था। ठीक है, स्टार्च की वजह से, क्योंकि जब इस पे टाइलिन काम करता है तो ये आपके एब्जॉर्प्शन इसका शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात की जाए, करेक्ट आंसर हो गया ए, इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन लैक्रिमल ग्लैंड। अब आप खुद सोचिए, आंख में लैक्रिमल ग्लैंड मतलब जो टीयरिंग करती है, जो आंसू लाती है, उन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन लैक्रिमल ग्लैंड, तो बताइए क्या होगा। अब आप सोचो कोई चीज आपके पीछे कोई जानवर भाग रहा है, अब क्या आंसू लाने उस टाइम पे जरूरी है क्या, रोना धोना बैठ के करते हैं, लाइफ बचाना है पहले भागना होगा। तो लैक्रिमल ग्लैंड पे क्या, इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, डिक्रीज टीयर सिक्रेशन, या कोई इफेक्ट नहीं, या फिर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, डिक्रीज टीयर सिक्रेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराएगा, लैक्रिमल ग्लैंड की एक्टिविटी को कम कर देगा। तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज टीयर सिक्रेशन। नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं, ये आपके 14 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी हाँ 14 नंबर, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड।
कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है? क्या टेट्राआयोडोथायरोनिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन या कैल्सिटोनिन या फिर सभी? ध्यान से समझना, टेट्राआयोडोथायरोनिन को बोलते हैं T4, ठीक है, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोनिन, ठीक है, थायरोनिन और थायरोक्सिन। दूसरी बात करें ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं T3। कैल्सिटोनिन आपको पता ही है, कैल्सिटोनिन। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये आपके फोलिकुलर सेल कहां से बनता है? फोलिकुलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। जबकि कैल्सिटोनिन कहां से होता है आपके? कैल्सिटोनिन कहां से होता है? पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल, पैराफोलिकुलर सेल, और यू कैन से सी सेल से शुरू होता है। किससे होता है? सी सेल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज, इनर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस की बहुत सारी लेयर है, उसमें इनर मोस्ट लेयर को क्या पाया? मैटर, म्यूकोजा लेयर या ग्रेनुलोसम या फिर जर्मिनेटिव लेयर, कौन सी होती है इनर मोस्ट लेयर? तो अब हम पढ़ लेते हैं अपर, आउटर टू इनर, ठीक है। जो लेयर है एपिडर्मिस की, ध्यान से समझना, ये आपके डर्मिस है, तो आउटर से अंदर की तरफ चल रहे। पहले एक बोलते हैं हॉर्नी लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऊपर ही ऊपर, ठीक है। दूसरी बात करें कौन सी? ग्लेसी लेयर, जो स्ट्रेटम ल्यूसिडम बोलते हैं। दो लेयर ये हो गई। तीसरी बात की जाए तो कौन सी? ग्रेनुलर लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। चौथी लेयर की बात की जाए तो स्पिनी लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पिनियोसम। और लास्ट कौन सी? आपके जर्मिनेटिंग लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिली, ठीक है। तो जर्मिनेटिव लेयर इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ध्यान से समझना, एक पहला क्वेश्चन आया था कि मेलिनोसाइट्स मेनली कहां प्रेजेंट होते हैं? मेलिनोसाइट जो मेलेनिन हार्मोन, ठीक है, मेलेनिन जो स्किन को कलर देता है, वो मेनली किधर प्रेजेंट होता है? आपके जर्मिनेटिव लेयर। तो ऑफिसर्स ये थे आज के 15 क्वेश्चन। जल्दी हम इनके ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, समय का अभाव होते हुए केवल आज 15 ही क्वेश्चन दे पाए। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चंस? और भी क्वेश्चंस इस पे चाहिए, और कोई एफओएन के टॉपिक पे, प्रोसीजर पे क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।